नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जोशी सर अकेडमी में। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में निर्वासित कोल, किरात या कहूं तो उत्तराखंड की आदिम जातियां, जो कि आपके एलटी विषय के पेपर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा इस बार, क्योंकि एलटी में भी 10 नंबर का उत्तराखंड परीक्षा का कार्यक्रम जोड़ा गया है, जिसमें पहला वर्ड है, अगर आप सिलेबस में देखेंगे कि उत्तराखंड का उसमें इतिहास भी दिया हुआ है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम उसी संदर्भ में पहली क्लास उत्तराखंड की आदिम जातियां, आदिम शब्द से मतलब है आदि मानव के समय की जातियां। ठीक है, तो अगर आपसे सीरियल लगाने को आए कि उत्तराखंड में निर्वासित रहने वाली पहली जाति कौन सी है, कोल, कोल के बाद है किरात, उसके बाद आप नंबर लगाएंगे खस, और तीसरा है शक चौथे नंबर पर। तो सीरियल लगाने को अगर आ जाता है किसी भी एग्जाम में, तो आप इस तरीके से लगाएंगे। नंबर 1 पे है कोल, मतलब नंबर सबसे पहले कौन सी जाति रही थी, कोल, दूसरे नंबर पे किरात, थर्ड फिर खस, एंड देन फोर्थ शक। इस तरीके से आप सीरियल लगाएंगे। इसके बाद अगर आप हेडिंग बनाए कोल जाति, ठीक है, अब कोल जाति में क्या क्या है वो हम पढ़ें। देखिएगा, ये जो आपकी कोल जाति है, इस कोल जाति का उत्तराखंड में निर्वासित पहली जाति कौन होगी, कोल। नंबर 1 क्वेश्चन आपका है, उत्तराखंड में निर्वासित पहली जाति कौन सी है, कोल। किसके अनुसार है ये, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड की पहली जाति कौन होगी, कोल हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखें। कोल को साहित्यिक ग्रंथों में, जो भी आपके साहित्यिक ग्रंथ हैं, उन साहित्यिक ग्रंथों में कोल को मुंड या शबर नाम से जाना गया है। कोल को किस नाम से जाना गया, साहित्यिक ग्रंथों में मुंड या शबर नाम से जाना गया है। ठीक, उसके बाद पढ़ें, कोल जो है भगवान बुद्ध की जो माता थी, भगवान बुद्ध की माता महामाया, वो कोल गणतंत्र से थी। माता कौन थी, महामाया। 4 टोटल आपने फैक्ट पढ़े अब तक। उत्तराखंड की निर्वासित पहली जाति कौन सी है, कोल है। उसके बाद डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कोल जाति जो है वो पहली जाति है। साहित्यिक ग्रंथों में इन्हें मुंड या शबर नाम से जाना गया है। भगवान बुद्ध की माता जो है महामाया, वो किस गणतंत्र से हैं, तो वो कोल गणतंत्र से हैं। ठीक, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, आगे ध्यान देंगे, कोल जो जाति थी वो किसकी पूजा करते थे, कोल जाति के लोग। तो कोल जाति के जो लोग थे ये प्रकृति पूजक थे। ध्यान रखा जाए कि कोल जाति किसकी पूजा करती थी, प्रकृति की पूजा करती थी। नंबर नेक्स्ट अगर बात करें तो इस जाति में कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, कुमार कुमारी प्रथा किस जाति में प्रचलित थी, कोल जाति में कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट, यहाँ देखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि उत्तराखंड की पहली जाति कौन सी है, आदम जाति, तो कोल लगाएंगे। और अगर आप जनजाति अगर आपसे पूछा जाता है
कि उत्तराखंड की पहली निर्वासित जनजाति, तो इसको एज ए नोट ध्यान रखना, भोटिया। ठीक है, उत्तराखंड की निर्वासित पहली जाति आप क्या लगाएंगे? भोटिया लगाएंगे फिर। ठीक, अगर जनजाति ट्राइब्स पूछा जा रहा है भोटिया, और अगर आपसे आदम जाति पूछा जा रहा है निर्वासित तो कोल लगा लेना। नेक्स्ट, अगला हेडिंग हमारा बनेगा किरात, क्योंकि कोल के बाद कौन रहने आया था उत्तराखंड में? किरात। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे किरात। ध्यान रखें, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मैं पीडीएफ ये जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, आप ग्रुप से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की पहली जाति कौन है? किरात। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार अगर आपसे पर्टिकुलर एक नाम दे के पूछे कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की पहली जाति कौन होगी, तो किरात होगी। इसके बाद इनका अन्य नाम अगर पूछा जाए कि किरातों का अन्य नाम क्या है? कीर, किन्नर और कीर पुरुष। कीर, किन्नर और कीर पुरुष के नाम से किसे जाना गया है? किरातों को जाना गया है। ठीक है, अगली बात, महाभारत के वन पर्व और भीष्म पर्व में किरातों का वर्णन मिलता है। अब ये पर्व क्या है तो थोड़ा सा देखिएगा, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो देखिएगा, महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिन तक चला था। ठीक है, कितने दिन तक चला था? 18 दिन। वो जो 18 दिन है, एक दिन के को एक पर्व कहते हैं। ठीक है, जैसे जिस दिन कोई विशेष घटना हुई, मान लीजिएगा भीष्म से संबंधित कोई घटना है तो उसको भीष्म पर्व, वन से संबंधित घटना हुई तो वन पर्व, कर्ण से रिगार्डिंग कोई संबंध हुआ तो कर्ण पर्व, इस तरीके से पर्व बनाए गए हैं। ठीक है, महाभारत के वन पर्व और भीष्म पर्व में किरातों का वर्णन मिलता है। इसके बाद अगर पुराणों में पूछा जाए कि किन पुराणों में वर्णन मिलता है, तो किरातों का वर्णन मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण, सॉरी मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण में जो है किरातों का वर्णन मिलता है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि किस पुराण में वर्णन मिलता है, तो मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण में। किन पर्व में वर्णन मिलता है, तो वन पर्व और भीष्म पर्व। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सी होगी? मत्स्य पुराण। इसके बाद किरातों का देखिएगा अन्य नाम हम पढ़ चुके हैं महाभारत और पुराण में, ये भी पढ़ चुके हैं। एक और पढ़िएगा, मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका, मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किरातों का वर्णन किया है। ये भी ध्यान रखिएगा, मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किरातों का वर्णन किया है। ठीक है, ध्यान रखा जाए कि किस विदेशी पुस्तक में किरातों का वर्णन मिला है, तो मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में किरातों का वर्णन अपने को देखने को मिलता है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि किरातों का मुख्य भोजन क्या है, यहाँ देखिएगा, किरातों का मुख्य भोजन, बेहतरीन क्वेश्चन है, आने के बड़े चांसेस रहेंगे इसके। तो किरातों का मुख्य भोजन है सत्तू। ठीक है, किरातों का मुख्य भोजन क्या होगा? सत्तू। दो नोट भी ध्यान रखेंगे, मोनाल का प्रिय भोजन क्या है? मोनाल का प्रिय भोजन है आलू। ठीक है, मोनाल का प्रिय भोजन क्या होगा? आलू। और कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन होगा केदार पाती। ये नोट में ध्यान रखिएगा, एलटी के एग्जाम में आने के प्रबल चांस रह सकते हैं। मोनाल का प्रिय भोजन, क्योंकि मोनाल अपना राजकीय पक्षी है, उसे
रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन होगा वो केदारपाती, और किरातों का मुख्य भोजन क्या होगा? सत्तू। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट, इसके बाद जो अन्य जाति है हमारी वो होगी खस। उत्तराखंड में तीसरे नंबर पे हमारा जो बनेगा जातियों का क्रम में, वो बनेगा खस जाति। ठीक है, यहाँ देखें, सबसे पहले खसों को आर्यों का वंशज माना गया है। ध्यान से देखिएगा, खसों को आर्यों का वंशज माना जाता है। नंबर एक का हम क्या ध्यान रखेंगे कि खसों को आर्यों का वंशज माना जाता है। इनके समय में उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट अगर ध्यान रखें, खसों को 1885 में शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था। 1885 में शूद्र वर्ग में शामिल किया गया है खसों को, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आर्यों का वंशज, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, 1885 में शूद्र वर्ग में इनको शामिल किया गया है। अच्छा, पूछा जाए कि खस जाति जो है वो किस काल की है, तो गुप्तकालीन ये जनजाति है, सॉरी जाति है। एंशियंट हिस्ट्री में आपने मौर्यों के बाद पढ़ा होगा, मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल, जिसमें आपने गुप्त वाला नाम का शासक पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे बृहत संहिता में खसों को क्या कहा गया। तो बृहत संहिता जो पुस्तक है, इस बृहत संहिता में खसों को तंगा नाम से जाना गया है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, किरातों को, यहाँ एक क्वेश्चन छूट गया था, किरातों को स्कंद पुराण में दिखाई दे रहा है, किरातों को स्कंद पुराण में भिल्ल नाम से जाना गया है। ठीक है, किरातों को स्कंद पुराण में किस नाम से जाना गया? भिल्ल नाम से। कोल को किस नाम से जाना गया था? तो मुंडिया शबर नाम से जाना गया है। ठीक है, कोल को किस नाम से? मुंडिया शबर। किरातों को भिल्ल नाम से और खसों को तंगा नाम से जाना गया है। अब हम पढ़ेंगे खसों के अंदर जो है, जो खस ट्राइब्स थी हमारी, आदम जाति थी, इसमें कुछ प्रथाएं प्रचलित थी। ठीक है, तो उन प्रथाओं को पढ़ेंगे अब। खसों के अंदर कौन कौन सी प्रथाएं थी? तो सबसे पहले कुछ सामाजिक प्रथाओं में से नंबर एक ध्यान रखें, देवदासी प्रथा। ठीक है, उसके बाद है जेठो प्रथा। देवदासी प्रथा के अंतर्गत क्या होता था, अपने जो घर की बड़ी पुत्री है, ज्येष्ठ पुत्री है, उसको मंदिर में दिया जाता था, मंदिर की सेविका रहती थी वो। जेठो प्रथा में क्या है, इसमें ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी बनता था। इसके बाद है झटेला प्रथा और टेकुआ प्रथा। देवदासी, जेठो और झटेला और टेकुआ प्रथा। देवदासी प्रथा में मैंने बताया कि घर की जो ज्येष्ठ पुत्री है वो मंदिरों की सेविका के रूप में रहेगी। जेठो प्रथा में जो बड़ा पुत्र होगा, ज्येष्ठ पुत्र होगा, वो क्या है, संपत्ति का अधिकारी होगा, या कहूँ तो अगला उत्तराधिकारी बनेगा। झटेला प्रथा जो है ये क्या है कि अवैध संतान जो होगी उसको झटेला पुत्र बोला जाएगा। ठीक है, या पुत्री बोला जाएगा, झटेला से संबंध में यहाँ पे आएगा। तो आपने देखा कि कोल, किरात, खस, यहाँ में हमने तीन जातियाँ अभी कवर अप की, कोल, किरात और खस। देखिएगा, एज ए शॉर्ट अगर मैं बताऊं, कोल को मुंडिया सबर नाम से जाना गया है। देखें, सबसे तीन बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एलटी या अन्य एग्जाम में आने के प्रबल चांसेस रहते हैं हर बार। किरातों को स्कंद पुराण में भिल नाम से जाना गया है। ठीक है, और खसों को बृहत संहिता में तंगा के नाम से जाना गया है, और इन्हें 1885 में शूद्र वर्ग में शामिल किया गया है। ठीक है, मुंडिया शबर, किरातों को भिल और खसों को तंगा। अगली जो हमारी जाति है वो है शक। ठीक है, तो अगली हमारी जो जाति है शक या सीथियन,
मैं आपको बता दूं तुम्हारे अपने जो भारत है उस भारत में शकों की 5 शाखाएं आई थी। उसमें से एक ब्रांचेज में जो थी वो पश्चिमी एशिया के थे। अगर आपसे पूछा जाए कि शक मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, तो पश्चिमी एशिया की पशुपालक जाति, पश्चिमी एशिया की पशुपालक जाति। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन हो गया पश्चिमी एशिया से। नंबर 2 अगर मैं बात करूं कि उत्तराखंड के जो भी आपके सूर्य मंदिर हैं, वो एविडेंस है कि उत्तराखंड में शकों का आगमन हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड के जितने भी सूर्य मंदिर होंगे, लाइक अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लिखूं, जैसे कटारमल सूर्य मंदिर, ठीक है, या कहूँ तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के अंदर सूर्य मंदिरों की या सूर्य पूजा कब शुरू हुई थी, किसके समय में हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि शकों में भी, शकों के समय से उत्तराखंड में सूर्य पूजा की शुरुआत मानी गई है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के जो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राहुल सांस्कृत्यायन, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन ने इन शकों को खस का अपभ्रंश माना है। ध्यान रखें, खसों को किसका अपभ्रंश माना है, सॉरी शकों को किसका अपभ्रंश माना है, शक का। ध्यान रखें कि शक जो है किसके अपभ्रंश माने हैं, खस के। किसने माने, राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो इसी प्रकार हमारी उत्तराखंड की कोल, किरात और खस जातियों का जो क्रम है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।